अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 38 पार्ट बी स्टार्ट हो गया जी। जल्दी इंशाल्लाह छुट्टी देते हैं। टारगेट करेंगे 15 मिनट, ज्यादा लग सकते हैं तो वो 20 ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, 15 मिनट वैसे टारगेट। ओके डन, खुश हो जाओ। 15 मिनट 15 मिनट ऐसे 15 मिनट। चलो जी, सवाल आपके सामने है। मार्वलस, यहीं पे करता हूं, यहीं पे बैठ के करूंगा मैं भी मेरा भी हक बनता है, मैं भी बैठ के काम करूं। ऑन यकम जनवरी 12। अच्छा, ऐसा अगर कर लेना कभी कभी, ये 15-20 मिनट दे दिया करें तो मैं ये आपको गारंटी कर सकता हूं इंशाल्लाह पूरे सेशन में कोई एक्स्ट्रा क्लास ना लूं आपकी, और संडे तो कभी भी ऑन नहीं करूंगा। ये थोड़ा बहुत बस 15-20 मिनट कर लिया करें कभी। ओके, चुप 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 चुप। द रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो बेटा, चुप कर जाए प्लीज। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट मे बी कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 12 इन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अज्यूम दैट कैलकुलेशन ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। अच्छा जी, ठीक है, हम यही करते हैं, वही काम करना है जो अभी तक किया। ओके, सवाल पढ़ते हैं। ऑन यकम जनवरी 12 MEL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। लो जी, यकम जनवरी पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है ऑफ इट्स न्यू फैक्ट्री। अच्छा, मैं तब तक कमेंसमेंट सिचुएशन वाली बात शुरू नहीं करता भाई, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा सिवाय कुछ नामों के। ये मैंने अभी भी कटवा देना है क्योंकि ये ना EPS के टॉपिक में जाके पढ़ना है हमने कि इसको लोन में क्यों कह रहा हूं। आज तो मैं सिर्फ कहूंगा ये लोन है, बस डन। अच्छा, तो इसलिए इसका सवाल, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए हैं नए, तो ओनर घर से पैसे ले आए हैं, तो बस उसका ट्रीटमेंट दिखाना है। वरना इस सवाल की कोई हैसियत नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक 8 के सामने या आपके ये ग्रेनाइट के सामने, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ इसके अंदर ये चीज है जो नहीं है। अच्छा सुने, अब जहन बन गया बच्चों का, इजी काम है। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2012। लो भाई, सुकून है जिंदगी में, 12 वाले साल में ही शुरू होकर खत्म हो गया काम। द पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर, 3 पेमेंट्स भी आ गई। द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेस। अच्छा जी, अब ये 12% को ना अभी मैं फिलहाल मिटाकर इसके आगे क्या लिख रहा हूं, लोन पेएबल। अब ये क्या है, रिडीमेबल पता नहीं क्या, आपने नहीं काटना, आप बस इसकी पिक्चर ले लेना। और TFC क्या होते हैं ये इंशाल्लाह मेरे जिम्मे रहा। ये असल में EPS के टॉपिक में जाके, वैसे तो सही मानों में आपको FR2 में पता लगता है जाके जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि EPS के अंदर इनका नाम आना है तो मैं कुछ ना कुछ समझाता हूँ, गुजारा हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। पर फिलहाल नहीं, फिलहाल तो यकम जनवरी को आपने एक 12% लोन पेएबल है। 12% लोन पेएबल का मतलब होता है ऐसा लोन जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% है, ठीक है। और एक है जनाब 14% लोन पेएबल, यानी ऐसा लोन पेएबल जिस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो, प्रेफरेंस शेयर्स वुड बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 16। ये क्या है, इसको यूं लिखते हैं, मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं। द 12% लोन पेएबल, बीच वाला सिर्फ चेंज करता हूँ। 12% ऑफ लोन पेएबल विल बी, मुझे पता है कुछ बच्चों को कुछ समझ भी आ रही है, शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, बट मैं फिर भी चाह रहा हूँ कि वो भी कहें चलो ठीक है जैसे सर कर रहे हैं करने दें, मौका आने पे समझाया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनको क्यों लायबिलिटी कह रहे हैं, ये कौन से हैं, रिडीमेबल कौन से हैं, इरिडीमेबल कौन से हैं, ये सब पढ़ाना है मैंने EPS के चैप्टर में, इसके बगैर नहीं चल सकते हम, मौका आने पे करेंगे। फिलहाल तो मौका मेरे पास मौका जी। द 12% loan payable, the 12% loan would be repaid, loan payable would be repaid on, जुमला बन गया सही आपके मतलब का। और उसके बाद सरप्लस फंड्स, अच्छा दूसरे के बारे में वो नहीं बता रहे, उसके बारे में यहां लिख देता हूं। लोन पेएबल रीपेएबल आफ्टर 4 ईयर्स है, चलो रैपेबल, रीपेएबल आफ्टर 4 ईयर्स। इसकी ना पिक्चर अभी आप ले लीजिएगा, ये ज़रा सवाल बेहतरीन हो गया फिर आपके हिसाब से। रीपेएबल आफ्टर 4 ईयर्स, लें जी। इस सवाल में अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा सिवाय इसके कि शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो इसकी पिक्चर ले लें और अपने असल सवाल को गंद ना मार दीजिएगा। असल सवाल के काबिल आप होंगे इंशाल्लाह जब आप EPS के अंदर ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे ये सवाल अच्छा लगा है,
इसमें सब बहुत कम टेस्ट किया हुआ IK अपने इक्विटी, तो इस सवाल के अंदर एक पड़ा हुआ है, तो ये ज़रा मुझे ज़रा पसंद आया तो इसलिए ये करा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं इंतज़ार नहीं कर पाया कि TFC और लोन नोट समझाऊँ आपको। ओके जी, सवाल शुरू कर सकते हैं आप। चलो जी, अब तो सवाल हो गया सादा। अब अगला मसला आता है। अगला मसला ये आता है कि लोन स्पेसिफिक लें कि जनरल। ये लोन 1 है, एक लोन ये है, एक लोन ये है, ऐसा ही है। ये 2 लोन्स हैं, ये 2 लोन स्पेसिफिक लें या जनरल? स्पेसिफिक लें या जनरल? वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ था कंस्ट्रक्शन वर्क वाज फाइनेंस थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज, और यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा भी हो रहा था कि 1 जनवरी 12 के बाद ये लोन आ रहा है, ये लोन आ रहा है, तो शायद इसी के लिए ही किया गया था। थोड़ा सा इशारा भी था, लेकिन फिर भी हमने एक उसूल बना लिया, चुप है ना, नहीं बता रहा ना, नहीं पता लग रहा ना, तो क्या अज्यूम करो, स्पेसिफिक। अब आज क्या हो गया, जनरल लोन ही नहीं है सवाल में। मेरा उससे सरोकार भी वैसे नहीं था, मैं तो चाहता ही यही था कि स्पेसिफिक लोन हो और इक्विटी हो, ताकि मैं बता सकूं इक्विटी को कैसे देखना है। आगे कहता है इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। इसको मैंने काट ही दिया, आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता ना, इसलिए मैं बहुत तफसील नहीं करूंगा, सिर्फ एक जुमला लिखवाऊंगा जिससे पर्चा पास हो जाता है। लेकिन जैसे आपको आज रनिंग फाइनेंस समझाया, पर्चा तो कल भी पास हो गया था, रनिंग फाइनेंस आज समझा दिया, तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कल दे दूंगा। आज पर्चा पास करने के लिए एक जुमला लिखवाऊंगा, ठीक है? बल्कि लिख लें, अभी लिख लें। ये क्या है जी, इशू ऑफ राइट शेयर्स है ना। इसका मतलब क्या होता है, राइट शेयर्स कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। नहीं, बोनस नहीं, सिंपल कैश वाले हैं, चुप है, ठीक है। राइट शेयर्स क्या होते हैं जी, न्यू शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब नए शेयर्स इशू होंगे ओनर्स को, तो वो घर से पैसे लेकर आएंगे ना, तो वो जो बचपन में आपने एंट्री सीखी थी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, वही एंट्री मैंने आपको यहां सिखाई थी रीवैल्यूएशन में, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। याद आ रहा है, शुरू में कैश आ गया, जैसे लोन आता है तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट लोन, लोन पेबल क्रेडिट, तो ऐसे ही पैसे ओनर घर से ले आए। बस 10 मिनट और, अब 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट रह गए, बल्कि सवाल हो गया। लेकिन बहरहाल ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, इससे क्या मतलब लेते हैं आप? लोन लिया, पहले वाला 12% इंटरेस्ट पे करेंगे, लोन लिया दूसरे वाला 14% इंटरेस्ट पे करेंगे। शेयर्स ओनर को इश्यू किए, वो पैसे घर से लाए, उनको 22% डिविडेंड देंगे। अब बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे यार लोन की कॉस्ट इंटरेस्ट है, तो डिविडेंड, ये कैपिटल की कॉस्ट डिविडेंड है, तो वो भी बोरिंग, ये भी बोरिंग। नहीं भाई, ये इक्विटी बोरिंग ही नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट है, वो डिविडेंड, उसकी एंट्री वो सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर जाकर, ठीक है, उसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स में करते हैं हम। बहरहाल दिस इज नॉट बोरिंग, इक्विटी इज नॉट बोरिंग, कल समझाऊंगा उसूलों के साथ। IFRS 9 क्या कहता है, इक्विटी बोरिंग नहीं है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी बोरिंग कॉस्ट नहीं है। फिलहाल पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है आपने, यहां स्टार लगाकर, यहां पे लाइन लगाई पहले आपने, और फिर एक स्टार लगाया, और स्टार लगाकर यहां पर सवाल के यहां टॉप पे बॉटम पे कहीं पे ये जुमला सुनहरी हरूफ में लिख लिया, जली हरूफ में, इक्विटी बोरोइंग नहीं है, इसलिए नाम ही काफी है, इक्विटी, इक्विटी इज नॉट डेट, है, नाम ही अलग है। इक्विटी लायबिलिटी, याद है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो इक्विटी वैसे ही अलग है ना, लायबिलिटी अलग होती है, ठीक है ना। तो आप आज सिर्फ इतना लिखो पर्चा पास करने के लिए, इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर, बल्कि उर्दू में लिखवा रहा था, इक्विटी बोरोइंग नहीं है, इसलिए इसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट भी नहीं, इक्विटी बोरोइंग नहीं है। जाग के लिख लो ये बात, इक्विटी बोरोइंग, रिकॉर्डिंग चल रही है, इक्विटी बोरोइंग नहीं है। कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग लगाई हुई है यार, अब नहीं पढ़ा जा रहा, रिकॉर्ड कर घर सुनेंगे, टाइम जाया होगा। अभी मैंने अगर रोक लिया तो 5 मिनट और, बस 7 मिनट तकरीबन रह गए जी। इक्विटी बोरोइंग नहीं है, इसलिए इसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। ये लिखने के बाद जरा इधर तशरीफ लाएं। इसका मतलब मेरी बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की वर्किंग में 1, 2, 3 से बाद अभी भी कोई नई चीज नहीं, ना ही बाद में आएगी, कहानी खत्म। बात समझ आई? बात यही है, इससे आगे वर्किंग हमारी नहीं जा सकती। ये ना हो यहां पे लिखा हुआ आपने डिविडेंड 22% लेकर, पागल है? नहीं है, नहीं है, बोरोइंग है ही नहीं, तो इसकी कॉस्ट भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। चलो जी, अब सवाल शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में सवाल खत्म हो गया।
सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग स्कीम, क्योंकि अब इस सवाल के अंदर जान ही नहीं रहेगी। बहरहाल मैं एक बार बस आपसे इसलिए 5-7 मिनट अब और जो रह गए मांगे हुए, एक बार रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में शक्ल दिखा दूं आपको, बस और कुछ नहीं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट मेरे से करके चले जाएं, बस मैं ये चाह रहा था। सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग स्कीम ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन। यार द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम जून टू, भाई ये नॉन रूटीन है भाई, ये अलग मुसीबत पड़ गई। चलो खैर, नॉन रूटीन है तो पता ही है आपको, बस बटों में जरा फासला रखना। ओके चलो शुरू कर दो जी काम। कमेंसमेंट सिजेशन जल्दी से बताओ। कमेंसमेंट सिजेशन, दो ही लोन है, कमेंसमेंट सिजेशन दोनों को अलग अलग लेकर चलना है। यू नो दो लोन है तो अच्छा हो गया, ये प्रैक्टिस भी हो जाए। वैसे असेसमेंट में दो लोन वाला सवाल आए जरा मुश्किल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। पर ये इक्विटी हो, मेरा दिल है ये तो हो कम से कम, ठीक है। दोनों में से कुछ एक होगा, तो एक बार एक होगा तो अगले टेस्ट में दूसरा होगा। बचना तो नहीं है, आपने बचना नहीं है इंशाल्लाह, कोई नहीं बचदा। कमेंसमेंट देखो बच्चों, एक लोन 12% वाला है और एक लोन, ऐसे दोनों के लिए लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? वक्त बचेगा, एक ही बार लिखेंगे और दोनों कवर हो जाएंगे। यानी ये भी हो सकता था, कहा था हो सकता था और हो गया जी। लेटर ऑफ, जल्दी जल्दी। लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट और सीजेशन 30 नवंबर को, नहीं वर्क कंप्लीटेड लिखो ना, वर्क कंप्लीटेड। अच्छा बच्चों शुरू हो जाओ। पहला लोन किस दिन आ रहा है? 1 जनवरी पर, ठीक है। और वापस कब होगा? उन्होंने कहा है जी काफी साल बाद जाकर। इसका मतलब लोन रिसीव, चलो खैर लोन रिसीव किस दिन हुआ? 1 जनवरी 2012। वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी को ही। मार्वलस स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, अज्यूम नहीं कर लेना। कितने का अज्यूम वाला मेरा वीर कौन था? किसने किया था अज्यूम? किसने किया था बता दो। अच्छा अज्यूम नहीं करना, ओके जी। 1 जनवरी 2012 फर्स्ट पेमेंट। ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज ऑन 1 जनवरी 12 एंड सीजेशन इज 30 कितने यही है 30 नवंबर 12। सुभान अल्लाह, 30 नवंबर 12 जी। तो कमेंसमेंट 1 जनवरी को हो रही है और सीजेशन तो ये 12% वाले लोन के 11 मंथ्स जो हैं वो कैपिटलाइज होने, ठीक है। दूसरा वाला कब आया? अरे वो 1 अप्रैल को आया है, तो 1 अप्रैल को आया तो 1 अप्रैल से ही लोन रिसीव। वर्क स्टार्टेड चाहे 1 जनवरी को हो, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट चाहे 1 जनवरी को हुई पड़ी है। समझ आई अब बात की? हमारे लिए तो 1 अप्रैल ही काबिल एहतराम है और वर्क कंप्लीट हो गया 30 नवंबर पर। तो पहले लोन के 11 महीने और दूसरे लोन का के 8 महीने जो हैं ये जाएंगे बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज होने। ओके डन। तो यार ये बात तो मेरे जहन में नहीं थी, दो स्पेसिफिकेशन। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि आज आप लोग ने ये 10 मिनट दे दिए मुझे जो इससे आगे हैं अब, ठीक है। ये दो लोन से ना जरा वर्किंग में 2-3 मिनट ऊपर लग गए यार। चौक से पढ़ा करो यार, पता नहीं मैं अकेला, मुझे लगता है मैं अकेला ही पागल हूं, बाकी सब यहां पे सीए करने नहीं आए हुए। पागल होना पड़ेगा आप लोगों को, मेरे पीछे ना पागल हो पढ़ाई के पीछे पागल हो। अच्छा जी, उसके बाद बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज चाहिए हमें, यहीं पे करना है हमने। बोरिंग कॉस्ट टू बी लो जी प्यारे बच्चों, आज तो मौजें लग गई। आज तो 2-2 लोन्स हैं जी। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं कोई? आज तो ना ही लिखते सर, एक्स्ट्रा क्लास थी, ऐसे ही ना लिखता मैं। नहीं है तो नहीं है, लिख देंगे ऐसे। नंबर 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, हर रोज लिखा करता था स्पेसिफिक लोन्स। आपको समझ नहीं आती थी क्यों लिखता था, आज समझ आई होगी। एक से ज्यादा है तो कोई बात नहीं, सेम ट्रीटमेंट। भाई ने पूछ लिया था क्लास में, आपने पूछा था ना, सेम ट्रीटमेंट है, बस करी जाओ वही काम। इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हुए टेंशन नहीं लेनी, बस सस्पेंशन वाली मुसीबत आई पड़ी है। तो मंथ्स लिखने और बटों में जरा फासला रख लेना है, बाकी कुछ नहीं। बोलो जी। 150 मिलियन लोन, 150 मिलियन का लोन, 12% इंटरेस्ट रेट,
और कितने मॉन्थ्स, 11 मॉन्थ्स। चलो जी लिखो, यहां पे कौन कौन से 11 मॉन्थ्स हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। बस जी। अच्छा बताओ जी, कितने मिलियन का लोन था? 150। इंटरेस्ट रेट क्या था? 12%। और 11/12 जी। फासला रखें, प्रेशर ब्रेक, घर जाते बसों के पीछे हैं जी। अच्छा उसके बाद दूसरा लोन भी है। अब वो लोन कब आया? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स जी? इन 8 महीनों का इंटरेस्ट इसका भी कैपिटलाइज होगा। ये लोन कितने मिलियन का है? 300 का। इसके अंदर इसका रेट कितना है? 14%। तो इसको ले आओ, 300 इंटू 14% इंटू 8/12। हाँ जी, को मसला? तो 2 लोन आ गए तो 2 सही, रिसीट पेमेंट में भी 2 आ गए तो 2 सही, नो इश्यू। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या है? लेस करेंगे इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इसके लिए क्या करना है? रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। और रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के लिए वर्किंग करनी, वर्किंग। ओ माय गॉड, यू शुड हैव बीन लाइक दिस बट यू आर लाइंग। झूठ बोल रहे हो तुम। बच्चों का शौक है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बच्चों का शौक नहीं है इस वक्त, झूठ बोल रहे हो तुम। कंप्यूटर शौक से पढ़ रहे हैं ना? मेरी मिन्नत समझ के 5 मिनट और शौक से पढ़ लें बस। वर्किंग वन, ऊपर वाले को वर्किंग ही नहीं कहता होता मैं। रिसीट पेमेंट्स कैजुअल, रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, नया काम तो नहीं। मुश्किल सवाल तो वही मैंने जो कर दिया सर, वही आप ना बुलान डिस्कस करते। तो भाई वो डिस्कस करना जरूरी था, उसमें जहन बनाया पहले, पिच सेट की क्लास की, उसके बाद फिर डेट डैश करे पटियन। धोखा मत दो भाई, मैंने लिख भी जाना था। इक्विटी पहले आएगा भाई कह रहे हैं, हालांकि इक्विटी पहले आया नहीं है, लेकिन चलो। स्पेसिफिक लोन्स और जनरल लोन है ही कोई नहीं, तो बस बैलेंस लिख लो। जिन सवालों में आ जाएंगे उन सवालों के अंदर लिख लेना भाई। जनरल लोन स्पेसिफिक लोन के बाद आएगा, बैलेंस से पहले आएगा, तरतीब वही रखो। अब इक्विटी पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने ये प्रेफरेंस ऑर्डर आपके दिमाग में सेट किया हुआ है कि स्पेसिफिक लोन पहले फिर जनरल लोन। आज पता लगा इक्विटी आ जाए तो वो सबसे पहले यूज होगी, इक्विटी फिर स्पेसिफिक लोन फिर जनरल लोन। दिस इज द प्रेफरेंस ऑर्डर। ओके, जनरल लोन है नहीं, जिस सवाल में होगा इंशाल्लाह, असेसमेंट वाले सवाल में अगर होता है तो फिर जब उसको डिस्कस करूंगा तो उस सवाल के अंदर वो तीनों चीजें आ जाएंगी सीट पेमेंट में इंशाल्लाह आपकी डिस्कशन में। ओके, तो ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ऊपर क्यों चले गए? अच्छा डिस्क्रिप्शन नीचे रह गया, ये बेचारे ऊपर चले गए जी। डेट वाइज नंबरिंग करें जी, करें जी, जल्दी करें जी। मेरे पहुंचने तक हो जानी चाहिए, मेरे पहुंचने तक हो जानी चाहिए। तस्वीर आपकी तैयार हो रही है, आपने कुछ भी नोट नहीं करना, मेरे पहुंचने तक हो जाना चाहिए। मेरे पहुंचने तक नहीं हुआ ना? लोन रिसीव्ड 1, फिर फर्स्ट पेमेंट भी 1, ए और बी बोलो। और तो कुछ नहीं हुआ 1 जनवरी को। उसके बाद 1 जनवरी, मार्च गुजर गया, अप्रैल को फिर 2 काम हो रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 लोन रिसीव्ड, 2 पेमेंट मेड। ये अजीब सा सवाल है। चलो खैर, हमें क्या, सेम डे के ऊपर आ गया तो डिब्बा लगाते जाएंगे। नंबर 3, 1 जुलाई को नए शेयर्स आ गए। अच्छा मजा तो तब आता जब शेयर्स को नंबर 1 पे इशू करते, लेकिन चलें, आपको सिखाना मकसूद था, टेस्ट में नंबर 1 पे रख दूंगा मैं। ओके, या फिर 2 लोन्स भी आ सकते हैं स्पेसिफिक, दोनों में से कोई एक काम तो होगा, कुछ सरप्राइज तो होना चाहिए। अगर अभी IAS 23 को कोई कहता है ना मुझे तैयारी की जरूरत है, वो डूब के ना मरे, लेकिन कम से कम शर्म जरूर करे, ये IAS 23 सबसे ज्यादा तैयार है इस वक्त। IAS 16 से ज्यादा तैयार है ये इस वक्त, IAS 40 से IAS 36 से ज्यादा तैयार है ये इस वक्त, क्योंकि ये करंट चल रहा है बच्चों, इसमें तो करंट है इस वक्त। ओके जी, चलें जी, शुरू कराएं जी। 1 जनवरी 2012 लोन रिसीव 150। उसके बाद इसी दिन 12
फर्स्ट बिल पेड 100, डिब्बा लगा दिया जी, 50 बैलेंस। मैं बता रहा हूं, ज़बानी बोला था ना कि जैसे एक के साथ करते हैं 2 के साथ कर दें, इक्विटी पहले यूज कर लेना, ज़बानी भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए क्विकली कर रहा हूं सवाल। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट अप्रैल 12, फिर लोन आ गया, अब लोन टू रिसीव, ये 12% लोन रिसीव हुआ था, ये 14% वाला, कोई मसला नहीं, 300 आ गया जी। इक्विटी है नहीं ना बेटा अभी, इक्विटी अगर, यही तो कह रहा हूं मजा आता अगर इक्विटी सबसे पहले शेयर इशू करते हैं। मैं टेस्ट वाले सवाल में सबसे पहले शेयर इशू करवाऊंगा, ऐसी की तैसी इनकी। क्यों नहीं पूछ रहे इस तरह से, पूछना चाहिए था। 300 आ गया और इसी दिन 1 अप्रैल को जी कितनी पेमेंट, 300 सेकंड बिल पेड। अच्छा, अब ये तरीका ऐसा है कि ऑटोमेटिकली काम चल जाएगा। 50 पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 50 में 300 ऐड करना अपने दिमाग के अंदर, कितना पे होगा, 310 पे हो गया। अब मुझे बताओ, या यूं कर लो, इसमें से 10 माइनस हो गया, तो आप यूं कह लो 50 में से 10 पे होकर अभी भी 40 बाकी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 किसको लगा हुआ है, ओ माय गॉड, यकम जुलाई पे तो नए शेयर्स आ गए, तो कहानी यहां खत्म ही हो गई यार। यकम जुलाई को शेयर्स, अजीब सवाल है, पैसे पूरे यूज ही नहीं हुए जी, बल्कि यूं लिखे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू या फ्रॉम शेयर्स इशू या फ्रॉम ओनर्स, जो मर्जी लिख लें, राइट इशू ज़्यादा बेहतर है जी। कितना, 50 रुपए इन। अब इसको देखो, इधर ऐड नहीं करना, ये नहीं, ये 40 ही अपनी जगह पे कायम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ तो मजा तब आता है, फजूल ही सवाल किया, मैं भूल गया, चलो खैर थोड़ा आइडिया हो गया। मजा तब आता जब ये 50 यहां पे आता, यकम जनवरी को, उसके बाद को लोन आता, तो सबसे पहले यकम जनवरी वाला, ये सबसे पहले हम ये इक्विटी इस्तेमाल करते, फिर कुछ ना पैसे पूरे पड़ते तो स्पेसिफिक लोन पे आते, फिर अगला नंबर होता है जनरल लोन का। चलो अच्छा, खैर ज़बानी तो बता दिया ना, अब इंशाल्लाह फिर आप मैनेज कर लेंगे। अब इस सवाल को तो पूरा करना मजबूरी है, अब क्या करें, टाइम मेरी मजबूरी है। 50 यकम जनवरी को, यार वो आगे निकल गई है असल में ना मेरी सजेशन से, इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं है, कहते हो तो कर देता हूँ। कितनी पेमेंट है, 50 है, 50 की अगर पेमेंट करें तो बाय द वे, अगर 50 की पेमेंट करने लगे तो वो तो यहीं से हो जाएगी। किस दिन, यकम 15 दिसंबर, वैसे जरूरत कोई नहीं है इसकी, 2012, और ये क्या जी, 3rd बिल पेड कितना, 90। अब जब 90 की बारी है तो देखो ये 50, हाँ लाल भी लिख लो यार, उसूल तो वही रखे हुए हमने ना, 50 पहले इक्विटी वाला यूज किया और फिर 40 स्पेसिफिक लोन वाला यूज करके इसको 0 कर दिया। लेकिन मसला ये है कि ये पूरी पेमेंट ही आगे निकल जानी है, फिर चलो अच्छा है, जरा ट्रीटमेंट देख लिया आप लोगों ने, ओके आगे चले। हाँ जी, 50 इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने जी, 50 इंटू जनवरी फरवरी मार्च, ये तो लिख लेना, सस्पेंशन ही पड़ा है। 50 इंटू 9% इन्वेस्टमेंट रेट गिवन था, कोई जाने ना पाए बस, अब तो सवाल खत्म हो गया, इंटू 3/12। उसके बाद 40 अवेलेबल हो गया 1 अप्रैल से, अप्रैल पूरा, मई जून, 3 महीने, अप्रैल मई जून। AMJ जी कितना, 40 इंटू 9% इंटू 3/12। उसके बाद जी फरमाएं कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन हो जी, होगा, है ही नहीं, जनरल लोन पर्चे में तो लिखना ही नहीं है। इसके बाद मैं लास्ट टाइम तक ना एक काम करता था, इससे आगे ना मैं लिखता था नंबर 4 डिविडेंड ऑन इक्विटी, फिर लिख के काटता था और वो उसूल लिखवाता था जो आपको लिखवाया, लेकिन मेरे ख्याल में लिखना भी सही नहीं है, लिख के काटना भी सही नहीं है, कोई बच्चा लाइन लगाना भूल जाए बाद में जी, नहीं है इधर, बोरिंग कॉस्ट नहीं है, आ ही नहीं सकता इधर, ओके डन। चलो अच्छा जी, अब बस आंसर निकाल के मुझे बताना है आपने, लेकिन उससे पहले ये क्या है,
नहीं ये क्या है, ये क्या है, लाल है। और सस्पेंशन का मंथ भी कौन सा है, जून, वो भी अब लाल ही है। तो ये जून के बाद फरवरी होता है नहीं, अच्छा चले, तो जनवरी फरवरी मार्च जून -1। अब ब्रैकेट भी ना लगाया करो पर्चे में, बस इनफ, दिस इज इनफ। कैलकुलेटर में उसको बस आंसर निकाल दो, एग्जामिनर को बता दिया आपने। आगे अप्रैल मई जून, ठहर जाओ, ये जनवरी फरवरी है जून फरवरी है, तो पहले वाले को माफ कर दो। अप्रैल मई जून, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर। 39.5 निकालो। 1 पॉइंट, एक मसला हो गया, ठहरे, ये यहां पे तो नहीं रोकनी थी, सॉरी 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 सॉरी। आई थिंक 1 अप्रैल से 40 अवेलेबल हुआ, उसके बाद अवेलेबल ही चला आ रहा है। ये 40 तो ये 15 दिसंबर को जाके इस्तेमाल हुआ है, और हमारी अभी तक कंस्ट्रक्शन चलती रही थी किस दिन तक, 30 नवंबर तक। तो इसका मतलब ये 40 मिलियन अवेलेबल रहा 30 नवंबर तक। ये हमने गलत किया बच्चों, ये गलत किया है। ये कितने मंथ्स तक चलाना है, 8, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। आई एम सॉरी, वो तो पैसे आए थे, इसको छेड़ा भी नहीं हमने इसीलिए, ठीक है। अगेन ये देखो, अगर रोकना है तो फिर रोक लो, पर 40 ही रखना है, उसके बाद फिर आगे दोबारा से वही काम हुआ, ठीक है ना। तो उसको मेरे ख्याल में तो चलाना चाहिए था हमें 8/12, लेकिन यहां पे मंथ्स थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे अब। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये है जी, 8 हो गए पूरे। इसमें से हमने काटा किसको लगाया हुआ था, ये ओके जी। आंसर बताओ अब सही है, 3.23 और 36.27। पता नहीं आप सोल्यूशन कैसे हुआ हुआ, लेकिन हमने इसको भी अपनी तरतीब पे ही रखा। सोल्यूशन ना ICAP वाले सोल्यूशन उठाकर लिखे होते हैं कभी कभी, कोशिश तो करूंगा कि करता होता हूं कि चेंज कर दूं। 36.27 नहीं पूरा आ रहा, हट जा भाई। बनाओ तस्वीर बनाने के लिए इतना मैं औखा हुआ। तो 36.27 इज द फाइनल आंसर। और इक्विटी का ट्रीटमेंट भी आपने देख लिया, और मजे की बात, आपने 2 लोन्स आ जाएं तो वो भी देख लिए। तो बच्चों मुश्किल बात नहीं है, काबू करना सीखें बस इसको, कि अगर आपको एक बात बताई जाती है थोड़ा सा उससे प्लस माइनस हो तो कैसे मैनेज करना है। इंशाल्लाह यू विल रॉक। कल का टेस्ट खूब अच्छे तरीके से देना है। बोरिंग कॉस्ट के सिर्फ 3 सवाल कर लो बस। ग्रेनाइट कॉरपोरेशन, वो स्टडी इंडस्ट्रीज, वो जो एंड पे पास से क्वेश्चन बैंक 8 है, और एक ये कर लेना, इनफ है, ठीक है। I16 के अंदर 5-6 नोट के सवाल हैं, वो करोगे तो साथ ही IS40 भी रिवाइज हो जाता है, वो कर लो। अब आज आखिरी दिन है ना, कल तो आपने टाइम लगाया नहीं, तो चलो मैं कह रहा हूँ कम से कम कुछ तो कर लें। और बाकी आपको IS36 का कोई 1 या 2 सवाल बस जो कर लें, जो लिखे हुए थे, इट वुड बी इनफ इंशाल्लाह, ठीक है। कोशिश करें आज, खूब मेहनत करें। आपने 3 नोट के सवाल करने हैं, 3। एक वो जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिक्स था, और 2 उसके अलावा कोई से अपनी मर्जी के। इससे ज़्यादा सवाल नहीं करने IS16 के। इसमें आपका IS40 भी रिवाइज हो गया, ठीक है। IS40 के अंदर प्रैक्टिस सेट 2 थ्योरी वाला ज़रा पढ़ लीजिएगा, किस तरह से जवाब दिया जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। बोरिंग कॉस्ट के सिर्फ ये 3 सवाल कीजिएगा, और बस, और क्या है ही कुछ नहीं और, ठीक है। तो कोशिश करें, बस हिम्मत करके टेस्ट कल दें ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।